नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, प्रयोजन मूलक हिंदी हमारा चल रहा है, जिसके अंदर मैं काफ़ी टॉपिक आपको पढ़ा चुकी हूँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपसे वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि आपके प्रयोजन मूलक हिंदी में यही सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज इसी सेशन में आगे कुछ नई जानकारी को लेकर के। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले इसमें है आज अनुस्मारक यानी स्मरण पत्र या रिमाइंडर जिसे हम कहते हैं। किसे कहते हैं, क्या होता है, इस पर हम जानकारी आज लेने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले है पूर्व में लिखे गए पत्र का कोई जवाब प्राप्त नहीं होने पर अथवा उसके द्वारा प्रदत्त निर्देशों पर अपेक्षित कार्यवाही नहीं होने पर उसकी याद दिलाने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे अनुस्मारक कहते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि अनुस्मारक का मतलब होता है, जैसे आपने कोई पत्र किसी विभाग को या किसी ऑफिस में भेजा है, तो अगर आपके पत्र को वहाँ पे संज्ञान में नहीं लिया गया है, या आपको ऐसा लगता है कि वो लोग मतलब उस विभाग से उचित कार्यवाही उस पत्र का पर नहीं हुई है, तो आप फिर उसके संबंध में एक अनुस्मारक या रिमाइंडर भेजते हैं। ठीक है, तो बस उसी को कहते हैं। यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, जब आपको आपके पत्र का जवाब प्राप्त नहीं होता है या उस पर कोई आदेश, कोई कार्यवाही नहीं होती है, तो हम फिर क्या करते हैं, अनुस्मारक यानी कि उनको एक स्मरण पत्र भेजते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखिए, अनुस्मारक में केवल पूर्व पत्र का संदर्भ दिया जाना चाहिए, विषय वस्तु का पुनः उल्लेख नहीं करना चाहिए। यानी कि जो पहले आपने पत्र भेजा था, जिस विषय पर आपने पहले पत्र भेजा था, तो उसी विषय को आप उस अनुस्मारक में भी रिपीट करेंगे कि हमारी हमने एक पत्र भेजा था जिसमें हमारी ऐसी ऐसी मांग थी, आपके द्वारा उस मांग को संज्ञान में नहीं लिया गया या उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, अतः हम चाहते हैं कि आप पुनः उस पर संज्ञान लें, उस पर कार्यवाही शीघ्र करें। तो इस तरह से मतलब आपका विषय जो है वो अलग नहीं होना चाहिए, दोनों ही पत्रों में आपका विषय सेम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, अनुस्मारक उसी प्रारूप में लिखा जाता है जिस प्रारूप में पूर्व पत्र लिखा गया था। देखो, जैसे आपने शुरू में पत्र लिखा था, यानी कि जब शुरुआत में आपने वो विषय उठाया था, उस मुद्दे को उठाया था कि हमारी इस मांग को पूरा करें या हमारा ये काम कर दें, या कोई भी आप जैसे जिस विषय को लेकर पत्र लिख रहे हैं, तो जब अनुस्मारक लिखते हैं तो वो भी उसी शैली में उसी प्रकार लिखा जाता है। अब एक उदाहरण देखिए अनुस्मारक का। राजस्थान सरकार कार्यालय, मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर, क्रमांक मुख्य, तो ये आप इसका क्रमांक है, दिनांक राइट साइड में आ जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो यहाँ पे वहाँ का पता हो जाएगा, है ना। अब देखिए विषय जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है, पोलियोग्रस्त व्यक्तियों की सूचना भिजवाने बाबत, यानी कि पोलियोग्रस्त जो व्यक्ति हैं उनके सूचना भिजवाने के संबंध में ये लिखा गया था। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है संदर्भ, इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक और ये पत्रांक संख्या, दिनांक इतने तारीख को भेजा गया था। जो पहला पत्र भेजा था वो कब भेजा था, 26 दिसंबर 2010 को, और जो दूसरा पत्र भेजा गया रिमाइंडर अनुस्मारक वो 22 जनवरी 2011 को, है ना। तो आगे देखिए, महोदय कृपया हमारे उक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, इसका उत्तर दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि आज, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि यह सूचना विधानसभा प्रश्न से संबंधित है, अथवा वांछित सूचना अविलंब भिजवाने का श्रम करें या प्रयास करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपके द्वारा मतलब जो पत्र हमने पूर्व में भेजा था उस पर कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई है, अतः हमें क्या है, वांछित सूचना जो है अविलंब भिजवाने का कष्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ जो है रिपीट की गई है जिससे संबंध में वो क्या कर रहे थे, पूर्व में सूचना मांग रहे थे। ठीक है, अब देखिए संलग्न, यानी कि जो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स जो उस पत्र के साथ अटैच किए गए होंगे उसका यहाँ पे लिखा है, जिक्र किया गया है, संदर्भित पत्र की छाया प्रति। ठीक है, और जो व्यक्ति पत्र भेज रहा है
भवदीय करके अपना नाम लिखेगा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर, जहाँ से वो बिलोंग करता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को रिमाइंडर या अनुस्मारक या स्मरण पत्र समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इससे पहले मैंने उत्तराखंड साहित्य भी आपको पढ़ाया है। उम्मीद है आप लोग उत्तराखंड साहित्य की वीडियोस भी ज़रूर देख रहे होंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर देखना आप, क्योंकि उत्तराखंड के लगभग सारे साहित्यकारों को मैं पढ़ा चुकी हूँ। एक दो रह गए हैं, जैसे ही मुझे उन पर जानकारी प्राप्त होगी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपसे वीडियो साझा करूं, तो आप लोग वो वीडियोस ज़रूर देखें। ठीक है, इसके बाद देखो मेमोरेंडम या ज्ञापन जिसे हम कहते हैं। सामान्यतः ज्ञापन का अर्थ किसी विशिष्ट अधिकारी या मंत्री आदि को दिए जाने वाले मांग पत्र या विरोध पत्र से ग्रहण किया जाता है। जो ज्ञापन होता है, जो मेमोरेंडम होता है, सामान्यतः ज्ञापन का अर्थ किसी विशिष्ट अधिकारी या मंत्री आदि को दिए जाने वाले मांग पत्र या विरोध पत्र से ग्रहण किया जाता है। यानी कि जैसे आपने सुना होगा कि बेरोजगार संघ ने सौंपा सरकार को अपना ज्ञापन। तो ज्ञापन में क्या होता है, बेसिकली अपनी इच्छाएं होती हैं, अपनी मांगें होती हैं। ठीक है, एक तरफ से वो कहते हैं, मतलब कहते हैं ना कि अगर इतने दिन के अंदर आपने हमारी मांग पूरी नहीं की तो हम अनिश्चितकालीन धरना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो वो एक तरह से क्या है, विरोध पत्र भी उसे हम इसीलिए कहते हैं कि क्योंकि वहाँ पे जो हमारी मांगें होती हैं वो अगर पूरी नहीं की गई हैं तो उसके लिए हमें वो पत्र जो ज्ञापन है वो देना पड़ता है ना। किंतु कार्यालयी पत्रों के अंतर्गत ज्ञापन का आशय सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाले एक पत्र विशेष से ग्रहण किया जाता है। अब जो ज्ञापन है वो भी दो तरह से होता है। ठीक है, एक तो जो आम जनता या आम लोग जो हैं वो अपने विधायक हो गए या अपने जो राजनेता हो गए या अपने से सीनियर किसी विभाग में हो गए, तो वहाँ के लिए देते हैं अपनी मांगों से संबंधित। ठीक है, एक तरह का विरोध जताने के लिए। और दूसरा क्या कह रहे हैं, किंतु कार्यालयी पत्रों के अंतर्गत ज्ञापन का आशय सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाले एक पत्र विशेष से ग्रहण किया जाता है। यानी कि जो ऑफिस में, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, जो एक विभाग से दूसरे विभाग में जाते हैं, तो ये उस तरह का पत्र होता है जिसमें मतलब ऐसी मांगे या जब विरोध का प्रदर्शन नहीं होता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। आपसे ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि ऐसा कौन सा पत्र है जिसे विरोध पत्र, जिसका अर्थ जो है मांग पत्र या विरोध पत्र से भी ग्रहण किया जा सकता है, तो उसे हम कहते हैं मेमोरेंडम या ज्ञापन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ज्ञापन का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। यानी ज्ञापन कहाँ कहाँ हम प्रयोग करते हैं, कब कब भेजा जाता है। ठीक है, देखो प्रार्थना पत्रों के लिए दिए गए आवेदन पत्रों में उत्तर में, पत्रों की प्राप्ति में, जो प्रार्थना पत्र होते हैं नियुक्ति के लिए दिए गए आवेदन पत्रों के उत्तर में, यहाँ आप क्या ज्ञापन देते हैं। पत्रों की प्राप्ति में, ठीक है, अधीनस्थ अधिकारियों को सूचना देने के लिए जो सरकारी आदेश नहीं होता है। ज्ञापन लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। तो अब ज्ञापन लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखी जाती हैं। दोस्तों माफ़ी चाहूँगी, बैकग्राउंड में कुछ साउंड आ रहा है क्योंकि अगल बगल में शादी समारोह का सीज़न चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा जो अनावश्यक साउंड है वो आपको सुनाई दे रहा होगा, लेकिन आप उसे इग्नोर करिएगा। यही वजह रही है कि मैं कल आपको वीडियो नहीं दे पाई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा साउंड डीजे वगैरह का आ रहा था, तो इस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पाई। इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आगे कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू सेशन बना रहे आपका। अब देखिए ज्ञापन लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं। ज्ञापन अन्य पुरुषवाचक एवं कर्मवाच्य शैली में लिखा जाता है। कर्मवाच्य का मतलब होता है जहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, अब अगर आपने व्याकरण के अंदर कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य जो वाच्य हैं इस तरह के शब्द पढ़ने हैं, तो आप मेरे चैनल पर सामान्य हिंदी नाम से प्लेलिस्ट बना है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। मैंने हिंदी व्याकरण भी उसमें पढ़ाई है, तो आप अगर पढ़ना चाहो तो आप ज़रूर पढ़िए। अब यहाँ पे कह रहे हैं अन्य पुरुषवाचक, जो अन्य पुरुष शैली है उसमें ये लिखा जाता है। ठीक है, ज्ञापन में न तो कोई संबोधन होता है एवं न ही स्वनिर्देश
होता है। इसमें कोई संबोधन भी नहीं होता है, कोई स्वनिर्देश भी नहीं होता है, भवदीय जैसे शब्द प्रयुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि ज्ञापन है, मांगे वहाँ पे हैं, तो यहाँ पे वैसे संबोधन के चिन्ह नहीं प्रयोग होते हैं। ठीक है। इसमें विषयानुरूप संक्षिप्तता का विशेष ध्यान रखा जाता है। आवश्यकता अनुरूप विषय का उल्लेख होता है। नीचे केवल प्रेषक के हस्ताक्षर एवं पद नाम का उल्लेख होता है। जो व्यक्ति होता है, अगर वो किसी विभाग से ज्ञापन दे रहा है तो वहाँ पर उस व्यक्ति का, जो कि उस कमेटी का अध्यक्ष होगा, उस कार्यालय का अध्यक्ष होगा, जिसकी सम्मति से ये पत्र भेजा जा रहा है, ये ज्ञापन दिया जा रहा है, उसके यहाँ पे क्या होंगे, नाम और पदनाम का उल्लेख होगा। जिसके नाम का ज्ञापन होता है उसका नाम और पद हस्ताक्षर के नीचे पृष्ठ के बाएं कोने में लिख दिए जाते हैं। तो ये लाइन आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। ज्ञापन में यदि एक से अधिक अनुच्छेद हों तो प्रथम अनुच्छेद के बाद शेष अनुच्छेदों को क्रमांक अंकित कर दिया जाता है। अगर एक से अधिक मांगे वहाँ पे मान लो हैं तो फिर उनको क्या है, क्रम दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए ज्ञापन का प्रारूप मैं आपको बता देती हूँ। एक फॉर्मेट जो है वो कैसा होता है ज्ञापन का, ये ज्ञापन का प्रारूप है। यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे मतलब जो ज्ञापन देने वाली सरकार है मान लो, तो सरकार का नाम आ जाएगा जिसको ज्ञापन दिया जा रहा है, मंत्रालय, निदेशालय, विभाग का नाम, वो स्थान इस यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ पे ज्ञापन संख्या हो जाएगी, यहाँ पे दिनांक हो जाएगा, और यहाँ पे आप विषय लिखेंगे कि किस संबंध में ज्ञापन दिया जा रहा है। मान लो आपके क्षेत्र में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो आप उसको यहाँ पे मेंशन करोगे कि ये हमारे क्या है, विषय हैं। हमारे क्षेत्र में जो भी क्षेत्र, आपका क्षेत्र का नाम और बिजली, पानी आदि बेसिक जो आवश्यकताएं हैं उनके संबंध में। ठीक। और मध्य भाग में क्या होता है कि हमें ये अवगत कराना है कि हमारे क्षेत्र में क्या नहीं है, बिजली, पानी, जो बेसिक नीड्स होती हैं वो नहीं है, तो हमें मतलब उनकी सुविधा उपलब्ध कराने का कष्ट करें या ऐसा। तो इस तरह से ज्ञापन देने वाले के हस्ताक्षर कहाँ पे होंगे, राइट साइड में होंगे। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे होंगे। और उसका पदनाम, मान लो गांव का कोई प्रधान व्यक्ति है, वो इसको भेज रहा है ज्ञापन को, तो यहाँ पे उसका ग्राम प्रधान, उसका नाम आ जाएगा, पदनाम आ जाएगा, है ना। विभाग का नाम, अगर वो विभाग से किसी संबंध, विभाग से तो नहीं होगा लेकिन ग्राम प्रधान वहाँ पे लिख सकता है। ठीक है। तो या कोई विभाग के द्वारा कोई पत्र लिखा जा रहा है, कोई ज्ञापन दिया जा रहा है, तो वहाँ पे उस विभाग का नाम आ जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे जो ज्ञापन हो गए और अनुस्मारक हो गया। तो दो चीज़ें मैंने आज आपको क्लियर करवाई। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। अगर एक बार पढ़ के समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट में चलाइए, बार बार देखिए, नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए। दोस्तों कई लोग मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम हमें पढ़ाई किस तरह से करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप अगला टॉपिक तभी पढ़िए जब आपको पहला टॉपिक क्लियर हो जाए, एकदम कंठस्थ हो जाए, एकदम समझ में आ जाए। और मैं यही कहती हूँ कि कई लोग ये भी पूछ रहे थे कि आपके पास कौन कौन सी किताबें थी, कौन कौन सी क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी जो भी किताबें आपके पास हैं आप उन्हीं से पढ़िए, क्योंकि अलग कुछ भी नहीं है। हिंदी का साहित्य तो सब किताबों में लगभग कोई सी भी खरीद लो, लगभग मतलब ऑथेंटिक किताबें। अब मार्केट में तो बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं जिनमें बहुत गलत डेटा हमें मिलता है, लेकिन आप कोई ऑथेंटिक किताबें, किसी अच्छे राइटर की किताबें निकालिए और उनको पढ़िए। और एक किताब को 10 बार पढ़िए, 100 बार पढ़िए तो भी कम है, क्योंकि 100 किताबें, मेरा हमेशा मैं इसी जो मेरा ध्येय वाक्य रहा है कि 100 किताबें पढ़ने से तो अच्छा है एक किताब को हम 100 बार पढ़ें, तो सफलता निश्चित तौर पर मिल जाएगी। तो आप बहुत सारी किताबें इकट्ठा मत करिए, जितना आपके पास मैटर पड़ा हुआ है आप उसी को बार बार रिवाइज़ करिए, बार बार पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, और फिर देखिए आपका सिलेक्शन कौन रोकता है। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग पढ़ रहे होंगे और आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी डाउट है इस सेशन से संबंधित या किसी भी टॉपिक्स को लेकर के आप पढ़ना चाह रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।